नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग जीएस दृष्टि साइंस 2024 के पार्ट 3 के सेशन को कवर करने वाले हैं और इसके अंतर्गत हम लोग मूल रूप से वेव, तरंग, ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा के ऊपर चर्चा करेंगे। और यहाँ पर ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि यह सेशन मूल रूप से रिवीजन सेशन है 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। ध्यान रखिएगा, 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए ये आप लोगों का एक रिवीजन सेशन होने वाला है। इसमें पूर्ण रूप से व्याख्या के साथ हम लोग कवर नहीं करेंगे, केवल मूल मूल चीज़ों को हम लोग देखेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना है हमें। और 70वीं बीपीएससी के साथ साथ अन्य सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह रिवीजन सेशन की तरह आप लोग इसे ले सकते हैं और उन सभी एग्जाम्स के लिए ये उपयोगी सिद्ध होगा। सबसे पहले हम लोग तरंग की बात करेंगे, वेव की बात करेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम, एक स्थान से दूसरे स्थान से, तो उसके लिए ये माध्यम के रूप में इसका उपयोग होता है। ध्यान रखिएगा, तरंग ऊर्जा स्थानांतरण का माध्यम है और तरंग के माध्यम से ही ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। विद्युत एक ऊर्जा है, ध्यान रखिएगा, विद्युत एक ऊर्जा है, या हम लोग अन्य ऊर्जाओं की बात कर सकते हैं जिसका स्थानांतरण एक माध्यम के द्वारा होता है, वो आपका तरंग होता है। अब कैसे, यहाँ पर ये हम लोग देखते हैं। तो तरंग के प्रकारों की बात करेंगे तो ये दो प्रकार के होते हैं कि यांत्रिक तरंग और दूसरा अयांत्रिक तरंग। मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल दो प्रकार के तरंग होते हैं। और वे तरंगे जो केवल ठोस, द्रव और गैसीय माध्यम में चलती है वो आपका यांत्रिक तरंग होगा। ध्यान रखना है हमें, यांत्रिक तरंगे के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और विशेषता क्या है कि ये निर्वात में नहीं चलती है, यानी कि ये अगर हम लोग बिना माध्यम के किसी भी यांत्रिक तरंग को संचालित करने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर हम लोग नहीं कर पाएंगे। अयांत्रिक तरंगों की बात करेंगे तो वैसी तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अयांत्रिक तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। और विशेषता क्या है कि ये ठोस, द्रव, गैसीय माध्यम के साथ साथ ये निर्वात में भी चल सकती है, निर्वात में भी गमन कर सकती है। कौन? तो आपका अयांत्रिक तरंगे। और यांत्रिक तरंगों की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि दो प्रकार की यांत्रिक तरंगे होती हैं। एक आपका अनुप्रस्थ तरंग है और दूसरा आपका अनुदैर्ध्य तरंग है। और यहाँ आप लोगों से जो प्रश्न पूछा जाएगा मूल रूप से इनके उपयोग, और यहाँ पर ध्यान रखिएगा इनकी मूल विशेषताओं के आधार पर प्रश्न ही पूछे जाएंगे। तो अनुप्रस्थ तरंग की बात करेंगे तो अनुप्रस्थ तरंग वैसी यांत्रिक तरंग होती है जो ठोस और द्रव के ऊपरी सतह पर, ध्यान रखिएगा, ठोस में तो उत्पन्न होगी लेकिन द्रव के ऊपरी सतह पर उत्पन्न की जाती है, ये अनुप्रस्थ तरंगे कहलाएंगे। विशेष रूप से अगर हम लोग ध्यान रखेंगे तो यहाँ ध्यान रखना है हमें कि ये तरंगे द्रव के भीतरी सतह, गैस और निर्वात में उत्पन्न नहीं होती हैं। ये ध्यान रखिएगा, अनुप्रस्थ तरंगे गैस, आपका द्रव के भीतरी सतह और निर्वात में उत्पन्न नहीं होती है। और इनका जो संचलन होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो गमन होता है वो संपीड़न और विरलन के माध्यम से होता है। ये ध्यान रखिएगा, संपीड़न और विरलन के माध्यम से ये आगे बढ़ती हैं, धक्का देते हुए ये एक दूसरे के पीछे धक्का देते हुए ये आगे बढ़ती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगों की बात करेंगे तो वैसी यांत्रिक तरंगे जो ठोस, द्रव और गैस सभी माध्यमों में ये प्रसारित हो सकती है, संचरण कर सकती हैं। विशेषता क्या है? तो केवल निर्वात में इनका संचरण नहीं होता है। पूर्व में ही हम लोग देख चुके हैं कि जो यांत्रिक तरंगे होती हैं वो निर्वात में गमन नहीं करती हैं, ये ध्यान रखना है हमें। उदाहरण के लिए अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण अगर हम लोग समझेंगे तो याद रखिएगा, ध्वनि तरंग, वायु में उत्पन्न किसी प्रकार का तरंग और भूकंप से उत्पन्न तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण होती हैं। ये उदाहरण आप लोग ध्यान में रखेंगे और यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। वहीं महत्वपूर्ण अयांत्रिक तरंगों की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ ध्यान रखिएगा, पहला है आपका एक्सरे। एक्सरे के खोजकर्ता कौन थे? तो विलियम रॉन्टजन ने इसका खोज किया था और इसका उपयोग हम लोग क्रिस्टल की संरचना को जानने और समझने के लिए करते हैं और आंतरिक रोगों की जांच करने के लिए, जैसे हमारा हड्डी टूट फूट जाता है तो उसके लिए भी हम लोग एक्सरे तरंग का उपयोग करते हैं और इसके माध्यम से हड्डी रोग की जांच और उसका इलाज किया जाता है। रेडियो तरंगों की बात करेंगे तो दीर्घ रेडियो तरंग और लघु रेडियो तरंग में ये तरंगों को विभाजित किया जाता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि दोनों के लिए, चाहे शॉर्ट वेव्स हो या लॉन्ग वेव्स हो, हम लोग रेडियो अगर आप लोग कभी बजाए होंगे या आप लोग देखे होंगे रेडियो, तो वहाँ पर देखिएगा बगल में लिखा रहता है SW और LW। तो ये शॉर्ट वेव्स और आपका लॉन्ग वेव्स
यहाँ पर लिखा गया। तो दीर्घ रेडियो तरंगों की खोजकर्ता कौन थे? तो मार्कोनी। मार्कोनी ने दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज की थी। और लघु रेडियो तरंगों की बात करेंगे, शॉर्ट वेव्स की बात करेंगे, तो हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और प्रयोग कहाँ पर होता है रेडियो तरंगों का? तो टीवी के रिमोट कंट्रोल में एमआरआई स्कैन करवाने जाते हैं तो वहां पे होता है, या रडार्स वगैरह में उपयोग करते हैं हम लोग रेडियो तरंगों का। और इसी के माध्यम से वायुयान हो या किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्ट हो, उसका ऊंचाई और उसकी गति का निर्धारण किया जाता है रेडियो वेव्स की सहायता से। अब रक्त तरंगों की बात करेंगे तो इसे विलियम हर्शल के द्वारा खोजा गया था। इसका प्रयोग अगर हम लोग देखते हैं तो नाइट विजन डिवाइसेस में इसका उपयोग किया जाता है। और मूल रूप से सैन्य क्षेत्रों की बात करेंगे तो सैन्य क्षेत्रों में नाइट गॉगल्स या नाइट दूरबीन का उपयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से काली घुप अंधेरी रात में भी हम लोग दुश्मनों का पता लगा सकते हैं इसी नाइट विजन डिवाइस का उपयोग करके। वहीं टीवी के रिमोट कंट्रोल से भी अवरक्त किरणें निकलती हैं और कोहरे में फोटोग्राफी करने के लिए अवरक्त किरणों का उपयोग किया जाता है। ये ये उदाहरण आप लोग को ध्यान में रखना है। अब परावैंगनिक किरणों की बात करेंगे तो परावैंगनिक किरणों की खोज जोहान रिटर के द्वारा की गई थी। इसका उपयोग क्या है? तो दूध के जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए हम लोग परावैंगनिक किरणों का उपयोग करते हैं। और रोगी की सिकाई में भी इसका उपयोग होता है। यहाँ पर ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि जो आपका परावैंगनिक किरणें सूर्य से पृथ्वी पर आती हैं उसे ओजोन लेयर के द्वारा रोका जाता है। ओजोन परत उसे रोक लेती है। यद्यपि परावैंगनिक किरणें मनुष्यों के लिए हानिकारक है और यदि पृथ्वी पर वो आ जाती हैं तो उससे हमें विभिन्न प्रकार के त्वचा रोग और कैंसर का सामना करना पड़ सकता है। हमारे खाद्य उत्पादन क्षमता भी इससे प्रभावित हो सकती है। यही काम हमारा ओजोन लेयर समताप मंडल में करता है। तरंग दैर्घ्य की बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, दो श्रृंग और दो गर्तों के बीच की न्यूनतम दूरी, यानी दो या तो श्रृंग होगा ऊपर वाला या दो नीचे वाला गर्त, इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी को हम लोग तरंग दैर्घ्य के रूप में जानते हैं और इसका मात्रक एंगस्ट्रम होता है। तरंग दैर्घ्य को हम लोग एंगस्ट्रम में मापते हैं। अब बात करते हैं ध्वनि की। तो ध्वनि यांत्रिक तरंग है, ये ध्यान रखिएगा, यांत्रिक तरंग है। इसकी प्रकृति कैसी है? तो अनुदैर्घ्य तरंग का ये उदाहरण है। और संचरण कहां पर होता है? तो ठोस में, द्रव में और गैस, इन तीनों माध्यमों में ध्वनि तरंग का संचरण होता है। विशेषता क्या है कि निर्वात में संचरण नहीं होता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि हमारे वायुमंडल के ऊपर जब हम लोग जाते हैं तो वहां पर ध्वनि का संचरण नहीं होता है। यहाँ पर एक माध्यम है, जो माध्यम आपका वायुमंडल है। चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति होती है, इसीलिए वहां पर हम लोग देखते हैं कि जो ध्वनि है वह संचारित नहीं हो पाती है। ये मूल कारण आप लोग ध्यान में रखिएगा। प्रश्न अगर पूछा कि चंद्रमा पर हमें आवाज सुनाई देगी, तो हमें आवाज सुनाई नहीं देगी। कारण क्या है? तो वहां पर वायुमंडल की अनुपलब्धता, जिसके परिणाम स्वरूप ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं कर सकती है। ध्वनि तरंगों की प्रकार की बात करेंगे तो अब श्रव्य आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम, श्रव्य आवृत्ति हमारा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य, और पराश्रव्य आवृत्ति जो होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ध्यान रखिएगा, श्रव्य आवृत्ति वैसी ध्वनि तरंगों को कहते हैं जो हम लोग सुन सकते हैं। जिसे हम लोग नहीं सुन सकते, जो हमारे सुनने की क्षमता से कम है, वो अपश्रव्य, और जो हमारे सुनने की क्षमता से ज्यादा है वो पराश्रव्य तरंगे हैं। और हम लोग केवल श्रव्य आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगों यानी 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के मध्य की आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगों को ही सुन सकते हैं। अब यहाँ पर यदि हम लोग देखें कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल क्या होगी, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ध्वनि की चाल जो होती है वह माध्यम के घनत्व या डेंसिटी पर निर्भर करती है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, इसे ध्यान में रखिएगा। और यदि हम लोग बात करें ध्वनि की चाल सर्वाधिक किसमें होगी, तो जिसका घनत्व सर्वाधिक होगा उसमें ध्वनि की चाल सर्वाधिक होगी। तो ठोस का घनत्व अन्य गैस या द्रव्य से ज्यादा होता है, तो ठोस में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। इसके न्यूनतम होती है गैस में, ये ध्यान रखना है, सर्वाधिक ठोस में और न्यूनतम गैस में। यदि हम लोग वायु की बात करेंगे तो वायु में ध्वनि की जो गति होती है 25 डिग्री सेल्सियस पे, ये आपका 332 मीटर पर सेकेंड है। 332 मीटर पर सेकेंड 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल होती है। ठोस की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, निकेल में आपका 740 मीटर पर सेकेंड की गति से ध्वनि गति करती है।
वहीं स्टील और लोहा ध्यान में रखना है, स्टील और लोहा इसके पश्चात स्थान आता है। जल की बात करेंगे तो 1531 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ध्वनि गमन करती है। और जो आसुत, जो डिस्टिल्ड वाटर है, ध्यान रखिएगा, समुद्री जल और आसुत जल, समुद्री जल का घनत्व क्या होता है, ये आसुत जल या डिस्टिल्ड वाटर से ज्यादा होता है, इसीलिए वहां पर हम लोग देखते हैं कि ध्वनि की चाल जो है वह बढ़ जाती है, जबकि आसुत या डिस्टिल्ड जल में ये क्या होती है, घट जाती है। गैसों की बात करेंगे तो हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा दिखाई देती है ध्वनि की गति 1284 मीटर पर सेकंड। उसके पश्चात हीलियम और न्यूनतम है हमारा वायु में। यहाँ पर हाइड्रोजन ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन अति महत्वपूर्ण हो जाएगा। और दे दिया कि गैस में ज्यादा होगा, गैस के किस में ज्यादा होगा, हाइड्रोजन, हीलियम या वायु में, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आप लोग आंसर कीजिएगा। और वहीं हम लोग देखते हैं 346 मीटर पर सेकंड ध्वनि की चाल हो जाती है वायु में भी, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे शायद मैंने 25 डिग्री सेल्सियस बोल दिया था, ये ध्यान रखिएगा। गैस में मैक्सिमम आपका 346, सॉरी वायु में 346 डिग्री मीटर, सॉरी 346 मीटर पर सेकंड इसकी रफ्तार होती है। अब पराश्रव्य तरंग की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि प्रायोगिक तौर पर सर्वप्रथम गाल्टन की सीटी से इसे उत्पन्न किया गया था, और बाद में हम लोग देखते हैं कि दाब विद्युत प्रभाव, या इसे हम लोग पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कहते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या दाब विद्युत प्रभाव की विधि के द्वारा क्वार्ट्ज के क्रिस्टल से प्राश्रव्य तरंग को उत्पन्न किया जाता है। और इसका उपयोग मूलतः हम लोग दूध के जीवाणुओं को नष्ट करने में, रोगी की सिकाई करने में, चिमनी के कालिक को साफ करने में, ध्यान रखिएगा ईंट भट्टा में जो चिमनी होती है उस चिमनी को हम लोग पराश्रव्य तरंग के माध्यम से उसके किनारों पर लगे कालिकों को साफ करते हैं। इसके अतिरिक्त यंत्र कारखानों के कल पुर्जों की सफाई करने में, संकेत भेजने में, कीमती कपड़ों की सफाई करने में, गठिया और मस्तिष्क के ट्यूमर के उपचार में भी परावैंगनिक किरणों का उपयोग किया जाता है। वहीं पराश्रव्य तरंगों का उपयोग हम लोग नौसेना में देखते हैं या समुद्री जहाजों में देखते हैं, जहां पर सोनार नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। या हम लोग देखते हैं सोनोग्राफी, चिकित्सा के क्षेत्र में सोनोग्राफी में भी हम लोग पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं और इसके माध्यम से हम लोग अपने कार्य करते हैं। अब ध्वनि की लक्षण की बात करेंगे तो 3 लक्षण यहाँ पर ध्यान रखिएगा। पहला है तारतत्व, गुणता और तीव्रता। पहला तारतत्व की बात करेंगे तो तारतत्व के कारण ही किसी की ध्वनि या तो पतली होगी या मोटी होती है। स्त्रियों की आवाज का तारतत्व अधिक होता है, ध्यान रखिएगा। तारतत्व के अधिक होने से आपकी आवाज कैसी होगी, पतली हो जाएगी। और वहीं अगर हम लोग देखें कि पुरुषों की आवाज में तारतत्व क्या होता है, कम होता है, तो ध्वनि क्या होगी, मोटी हो जाएगी। महिलाओं की ध्वनि पतली क्यों होती है, तो तारतत्व जो होता है महिलाओं की आवाज में अधिक होता है। ज्यादा महिलाएं किसी बात को खींचती हैं तो लंबी हो जाती है महिलाएं। आप लोग इस चीज को अन्यथा न लें, केवल मैंने समझने के लिए एक उदाहरण दिया है, आप लोग इसे अन्यथा नहीं लेंगे। तो खींचने की जो प्रवृत्ति होती है यानी लंबी अधिक होगी तारतत्व कहाँ पे, महिलाओं की आवाज में, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए उनकी आवाज काफी पतली और सुरीली होती है। मेरे से अपेक्षा जो आवाज होगी वो महिलाओं की ज्यादा बेहतर होती है, ध्यान रखिएगा। अब आइए गुणता की बात करते हैं। इसके आधार पर 2 पुरुषों या 2 महिलाओं या 2 वाद्य यंत्रों की आवाज में अंतर होता है। ये भी ध्यान रखिएगा कि सितार और तबला के आवाज में अंतर ध्वनि के किस गुण के कारण होगा, तो यह उनकी गुणता के कारण होता है, ये ध्यान रखिएगा। या 2 पुरुषों के मध्य या 2 महिलाओं के मध्य जो आवाज में अंतर हम लोग महसूस करते हैं वह आवाज में अंतर ध्वनि की गुणता के कारण होगा। तीव्रता की बात करते हैं तो तीव्रता के आधार पर ही हमें ध्वनि या तो तेज सुनाई देगी या धीमी सुनाई देगी, ये ध्यान रखिएगा। ध्वनि की तीव्रता के कारण ही हम लोग ध्वनि तेज गति से या धीमी गति से सुनते हैं। और इसका मात्रक, तीव्रता का मात्रक अगर हम लोग देखें तो डेसिबल है। डेसिबल तीव्रता का मात्रक है, इसे हम लोग डीबी से लिखते हैं, डीबी से इसे डिनोट किया जाता है। अब प्रतिध्वनि की बात करें, इको की बात करें, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब ध्वनि किसी भी परावर्तक सतह से टकराकर वापस हमारे कानों में लौटती है या पुनः सुनाई देती है तो ये आपका इको या प्रतिध्वनि का उदाहरण हो जाता है। इसका कार्यकारी सिद्धांत क्या है, तो ध्वनि का परावर्तन के कारण, ध्वनि के परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि हमें सुनाई देती है। यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ध्वनि के परावर्तन के कारण या प्रतिध्वनि हमें क्यों सुनाई देती है। ध्वनि का परावर्तन है, अपवर्तन है, विवर्तन है या क्या है,
तो यहाँ पर परावर्तन इसका कार्यकारी सिद्धांत है, यह ध्यान रखिएगा। और स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत और परावर्तक सतह के मध्य कम से कम 17 मीटर की दूरी अवश्य ही होनी चाहिए, तभी हमें प्रतिध्वनि अपनी सुनाई देगी। हम लोग पहाड़ों के पास जाकर के चिल्लाते हैं तो वो लौट करके वापस हमारे कानों में टकराती है, तो वो उसी को हम लोग प्रतिध्वनि कहते हैं। इसका उपयोग कहाँ पर किया जाएगा? तो दूरी ज्ञात करने के लिए, गहराई ज्ञात करने के लिए या ऊंचाई ज्ञात करने के लिए प्रतिध्वनि का उपयोग किया जाता है। हम लोग ये जानते हैं कि अगर हम लोग पानी में गहराई निकालेंगे तो ध्वनि की रफ्तार पानी में कितनी है ये हमें पता है, कितनी देर में वो ट्रेवल कर लेगी, तो उसके आधार पर हम लोग गहराई निकाल सकते हैं प्रतिध्वनि के आधार पर ही। अनुनाद या रिजोनेंस की बात करेंगे तो अनुनाद के कारण घटित होने वाली घटनाएं कौन कौन सी है? तो बस और रेलगाड़ी जब हमारे बगल से क्रॉस करती है तो हम कुछ देर के लिए वहां पे कंपन महसूस करते हैं, यह अनुनाद के कारण घटी हुई एक प्रमुख घटना है। बादल गरजता है जब, तो हम लोग देखते हैं कि खिड़की में भी झंझनाहट उत्पन्न हो जाती है। या कभी देखिएगा रात के समय में आपके घर के बगल में या तो ट्रेन जाती हो या सड़क जाती हो तो कभी कभी खिड़कियां भी हिलने लगती हैं, दरवाजे भी हिलने लगते हैं, तो ये अनुनाद का उदाहरण है। सेना के जो बटालियंस होती है या जो टुकड़ी होती है, जब वो फ्लैग मार्च करती है तो पुल के पास जब गुजरेगी तो वो कदम ताल को तोड़ देती है, और इसका मूल कारण क्या है? तो यही अनुनाद है। जब सेना किसी पुल से गुजरती है तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि पुल की आवृत्ति और फ्लैग मार्च में कदम ताल की जो आवृत्ति होती है दोनों मिल जाएगी, तो अनुनाद के कारण जो प्रभावी आवृत्ति होगी वो बढ़ जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप पुल के टूटने की संभावना बनी रहती है। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि सैनिक टुकड़ी पुल पार करते समय अपना कदम ताल तोड़ देती है। अनुनाद ध्यान रखिएगा कि जब किसी ध्वनि की आवृत्ति किसी वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होती है तो वस्तु में उत्पन्न बड़े आयाम के कंपन को ही हम लोग अनुनाद कहते हैं। परिभाषा में आप लोगों को बाद में बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। अनुनाद किसे कहेंगे? तो जब किसी ध्वनि की आवृत्ति किसी वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाती है तो वस्तु में उत्पन्न बड़े आयाम के कंपन को हम लोग अनुनाद कहेंगे, आवृत्ति से संबंधित है। ध्वनि के विवर्तन की बात करेंगे, साउंड का डिफ्रैक्शन, तो ध्यान रखिएगा कि ध्वनि के मार्ग में अवरोध के आने से ध्वनि के अवरोध के किनारे से मुड़कर आगे बढ़ना हम लोग क्या बोलते हैं? दीवारों के भी एक कान होते हैं। और दूसरे कमरे में यदि कोई बातचीत कर रहा है तो हमें अपने कमरे में वो उनकी बातचीत सुनाई देती है। यह बातचीत क्यों सुनाई देती है? तो ध्वनि के विवर्तन के एक कारण, क्योंकि इसमें मुड़ने की एक बहुत बेहतरीन क्षमता होती है और इसी मुड़ने के कारण हम लोग ध्वनि सुन पाते हैं दूसरे कमरे में। बाहर के कोलाहल को कमरे में हम लोग सुन पाते हैं। इसका रीजन क्या है? तो ध्वनि का विवर्तन है। सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दीजिए फिर भी हमें ध्वनि सुनाई देती है। कमरे के अंदर की ध्वनि को कमरे के बाहर सुनना, यह भी आपका ध्वनि के विवर्तन के कारण होता है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि दरवाजों के भी या दीवारों के भी एक कान होते हैं। अब आइए उष्मा, हीट की बात करेंगे तो सबसे पहले परिभाषा, उष्मा हम लोग कहेंगे किसे? तो उष्मा क्या है? उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है। और ध्यान रखिएगा कि चाहे पानी हो या फिर उष्मा हो, ये सभी उच्च से निम्न की ओर प्रवाहित होती है, उच्च से निम्न की ओर प्रवाहित होगी, ये ध्यान रखिएगा। इसका मात्रक क्या है? कैलोरी, या इसे जूल में भी मापा जाता है। इसके दो मात्रक होते हैं, कैलोरी और जूल। कैलोरी की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को हम लोग 1 कैलोरी कहेंगे। 1 ग्राम शुद्ध जल के ताप को 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को हम लोग उसे कैलोरी कहेंगे। अब यहाँ पर कुछ चीजें ध्यान रखिएगा कि 1 कैलोरी इक्वल टू 4.8 जूल या 4.2 जूल भी होता है, ये ध्यान रखना है। 1 जूल इक्वल टू 0.24 कैलोरी होगा। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 मेगा जूल होता है। ये आप ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और वन लाइनर प्रश्नों में ये पूछे अक्सर जाते हैं। आगे यदि हम लोग बात करें तो ध्यान रखिएगा कि न्यून ताप उत्पन्न करने के लिए रुद्धोष्म विचुंबकन का प्रयोग किया जाता है। न्यून ताप उत्पन्न करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो रुद्धोष्म विचुंबकन का प्रयोग करते हैं। आगे हम लोग इसे समझेंगे रुद्धोष्म प्रक्रम को।
ऊष्मा स्थानांतरण की विधि को अगर हम लोग समझें तो ध्यान रखिएगा, 3 प्रकार की विधि से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। पहला है चालन विधि, दूसरा संवहन विधि, तीसरा है विकिरण विधि। चालन विधि में क्या होता है, तो केवल ठोस पदार्थों में विद्यमान होता है, ठोस पदार्थों में विद्यमान होता है। द्रव में और गैस में संवहन विधि के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। वहीं विकिरण विधि की बात करेंगे तो प्रकाश किरणों का स्थानांतरण विकिरण विधि के माध्यम से होता है, और सूर्य का प्रकाश लघु तरंग के रूप में पृथ्वी तक आती है, और पृथ्वी से जब वही ऊष्मा उत्सर्जित होती है तो वह दीर्घ तरंगों के रूप में वापस वायुमंडल में या अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, ठोस पदार्थों में चालन विधि से, संवहन विधि से आपका द्रव और गैस में, और विकिरण विधि के द्वारा प्रकाश किरणों का स्थानांतरण होता है, चाहे आपका पृथ्वी से जा रही हो या सूर्य से आ रही हो। अब ऊष्मीय प्रसार की बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग ऊष्मीय प्रसार के परिभाषा को देखते हैं। तो किसी पदार्थ को ऊष्मा देने से उसके लंबाई, क्षेत्रफल या आयतन में वृद्धि होना उस पदार्थ में ऊष्मीय प्रसार को माना जाता है। ऊष्मा देने से किसी पदार्थ के लंबाई, क्षेत्रफल या आयतन में वृद्धि होना ही ऊष्मीय प्रसार कहा जाता है। 3 प्रकार का ऊष्मीय प्रसार होता है। रेखीय प्रसार, जब लंबाई में हो रहा है वृद्धि, क्षेत्रफल में जब वृद्धि होगी तो क्षेत्रफल प्रसार, और जब आयतन में वृद्धि होगी तो उसे आयतन प्रसार के रूप में हम लोग जानते हैं। इसे अल्फा, बीटा और गामा के रूप में डिनोट किया जाता है। जब किसी भी वस्तु को ऊष्मा देने पर केवल लंबाई में ही वृद्धि होती है तो उसे रेखीय प्रसार गुणांक कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि रेखीय प्रसार गुणांक इक्वल टू लंबाई में वृद्धि बटा प्रारंभिक लंबाई गुना ताप में वृद्धि, तो ये आपका रेखीय प्रसार गुणांक निकल जाएगा। वहीं क्षेत्रफल प्रसार की बात करेंगे तो ऊष्मा देने से लंबाई और चौड़ाई में जब वृद्धि होगी तो इसे हम किसी वस्तु का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहेंगे, और इसे बीटा के रूप में डिनोट करते हैं। और इसे हम लोग निकालेंगे कैसे, तो क्षेत्रफल में वृद्धि बटा प्रारंभिक क्षेत्रफल गुना ताप में वृद्धि के माध्यम से किसी भी वस्तु के क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को निकाल सकते हैं। आयतन प्रसार गुणांक की बात करते हैं तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में वृद्धि जब हो जाती है तो उसे आयतन प्रसार गुणांक के रूप में हम लोग रखते हैं, और इसे हम लोग मापेंगे कैसे, तो आयतन में वृद्धि बाई प्रारंभिक आयतन और उसके ताप में कितनी वृद्धि की गई थी जिसके परिणाम स्वरूप उसके आयतन में वृद्धि होती है, तो इससे हम लोग आयतन प्रसार गुणांक निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं तापमान की या ताप की। तो वस्तु की उष्णता या शीतलता का माप है कि वस्तु कितना ठंडा है या वस्तु कितना गर्म है, उसकी माप हम लोग टेम्परेचर के माध्यम से करते हैं, और किसी भी वस्तु की उष्मीय अवस्था का सूचक यही ताप होता है। तापांतर का मुख्य कारण क्या होता है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक वस्तु से दूसरे वस्तु के मध्य ऊष्मा का प्रवाह ही तापांतर का मुख्य कारण है। तापांतर का मुख्य कारण ऊष्मा का प्रवाह है। और ताप का मात्रक यदि हम लोग बोले तो ताप के मात्रक के रूप में हम लोग डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन आदि पैमानों का उपयोग करते हैं। और यहाँ पर परम शून्य ताप आप लोग ध्यान में रखिएगा, 0 के या -273.15 डिग्री सेल्सियस को हम लोग परम शून्य ताप के रूप में कहते हैं। और परम शून्य ताप वह न्यूनतम संभव तापमान है जिसे हम लोग अभी तक प्राप्त कर पाए हैं। तो न्यूनतम संभव तापमान को हम लोग परम शून्य ताप कहते हैं। -273.15 डिग्री सेल्सियस को हम लोग क्या कहेंगे, परम शून्य ताप कहेंगे। 3 प्रकार का पैमाना ध्यान रखिएगा, केल्विन, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। यहाँ पर इन तीनों पैमानों के मध्य हम लोग अंतर को समझने का प्रयास करेंगे। तो ये ध्यान रखना है हमें, यहाँ पर एक रोमर पैमाना आप लोगों के लिए नहीं दिया गया, रोमर पैमाना, ठीक है, रोमर पैमाना भी है, ये ध्यान रखिएगा, रोमर पैमाना। सी की बात करेंगे तो आपका डिग्री सेल्सियस है, और फ़ारेनहाइट है, केल्विन है, एक आपका R/80 हो जाएगा, R/80 हो जाएगा। ये जो 80 है ये भाप बिंदु और हिमांक के बीच का अंतर है। यहाँ ध्यान रखिएगा, रोमर पैमाने में जो आपका हिमांक होगा ये 0 डिग्री पर होगा और भाप बिंदु होगा 80। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये दोनों को हम लोग यहाँ पे घटा देंगे, दोनों को यहाँ पे घटा करके भाप बिंदु और हिमांक दोनों को घटा करके ये संख्या यहाँ पे हम लोग डाल रहे हैं। अगर हम लोग सेल्सियस पैमाने की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, 0 डिग्री हमारा हिमांक होता है और 100 डिग्री भाप बिंदु होता है, तो घटा करके यहाँ पर 100 किया गया। फ़ारेनहाइट की बात करेंगे तो 212 केल्विन 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा हमारा भाप बिंदु, यानी उस पर भाप बन रहा है पानी, और 32 डिग्री जो होगा इस पर क्या हो जाएगा हमारा, 32 डिग्री हमारा हिमांक हो जाएगा।
तो ये ध्यान रखिएगा, घटाएंगे तो आपका 180 आ जाएगा। केल्विन की बात करेंगे तो 373 में भाप बिंदु हो गया, और 273 डिग्री सेल्सियस जो है मेरा वो हो जाएगा क्या, तो हिमांक। तो ये घटा करके हम लोग यहाँ पे कर दिया, और ऊपर में पैमाने के साथ में हम लोग क्या घटा रहे हैं, हम लोग यहाँ पर घटा रहे हैं हिमांक बिंदु को यहाँ पे हम लोग घटा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप C-0 में घटाएंगे तो C हो जाएगा F-32 K-273। तो इसके आधार पर हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सभी पैमानों में अंतर निकाल सकते हैं, और यहाँ R/80 भी आप लोग कर लीजिएगा, R/80 भी कर लीजिएगा। इससे हम लोग चारों पैमानों के मध्य अंतर निकाल सकते हैं। और यहाँ से प्रश्न पूछा कि केल्विन में दिया गया टेम्परेचर रोमर में निकालिए, सेल्सियस में निकालिए या फ़ारेनहाइट में निकालिए। तो यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं, और इसे और डिफाइन करके नीचे किया गया है, तो ये अंतर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करेंगे जल का असामान्य व्यवहार, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जल का असामान्य व्यवहार भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसे ध्यान रखिएगा, बड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है। 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हम लोग जल को गर्म करने से इसका आयतन क्या है, पहले घटता है, याद रखिएगा। 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक जल को जब हम लोग गर्म करेंगे तो इसका आयतन घटेगा, लेकिन घनत्व बढ़ता है, ये ध्यान रखिएगा, जल का घनत्व बढ़ जाएगा। और इसे ही हम लोग जल का असामान्य प्रसार कहते हैं। जल का असामान्य प्रसार है कि 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन पहले घटता है, घनत्व बढ़ता है, और उसके पश्चात ही हम लोग क्या देखते हैं कि जल का आयतन उसके हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कुछ अधिक ताप यानी लगभग 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाएगा, न्यूनतम होगा, याद रखिएगा। जल का आयतन कितने पर न्यूनतम होता है, तो लगभग 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का आयतन न्यूनतम होता है, 0 डिग्री पर न्यूनतम नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। और द्रवों का आयतन उनके हिमांक पर न्यूनतम होता है, ये ध्यान रखना है हमें कि जितने अन्य प्रकार के द्रव होते हैं उनका जो आयतन होता है उनके हिमांक पर न्यूनतम हो जाता है, लेकिन जल के साथ में ये नहीं है। जल 0 डिग्री पर नहीं होगा न्यूनतम, यहाँ पर इसका आयतन कितने पे, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि अत्यधिक ठंड में पानी ले जाने वाली पाइपें जो होती हैं अक्सर फट जाती है। उसका रीजन क्या है, तो अत्यधिक ठंड में पाइपों का आयतन क्या है, घटता है, परंतु जल जल जब जमकर बर्फ बन जाती है तो उसका आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। ध्यान रखिएगा, पाइपों का आयतन घट रहा है और जल के जमने से जो बर्फ बनी, बर्फ के रूप में जल का आयतन बढ़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप जो परिणामी दबाव होगा पाइपों के ऊपर में वो अत्यधिक हो जाता है, अत्यधिक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण वो पाइपें फट जाती है। और ऊष्मा के कार्य में रूपांतरण की सर्वप्रथम जानकारी देने वाले वैज्ञानिक थे रमफोर्ड। रमफोर्ड ने ऊष्मा के कार्य में रूपांतरण की जानकारी सर्वप्रथम दी थी। अब बात करते हैं ऊष्मा गतिकी को। तो ध्यान रखिएगा कि थर्मोडायनेमिक्स की जब हम लोग बात करते हैं तो इसकी परिभाषा के तौर पर हम लोग देख सकते हैं कि निश्चित सीमाओं से परिबद्ध बहुत अधिक संख्या में अणुओं, परमाणुओं के ऐसे समूह जिनका एक निश्चित दाब, आयतन और ताप हो, वह ऊष्मागतिकी निकाय के रूप में परिभाषित होता है। यानी कि वह जो ऑब्जेक्ट होगा जिसमें एक निश्चित दबाव हो, आयतन हो, तापमान हो, वह ऊष्मागतिकी निकाय कहलाता है। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि ऊष्मा तथा यांत्रिक कार्य में परस्पर संबंध का वर्णन ये क्या करता है, ऊष्मागतिकी करता है। और Q कैलोरी इक्वल टू 4.8 क्यू जूल और 4.8 इक्वल टू ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक होता है। प्रश्न पूछेगा ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कितना होता है, तो 4.18 हो जाएगा। अब ऊष्मागतिकी के नियमों की बात करेंगे तो ऊष्मागतिकी का नियम 3 होता है। प्रथम नियम का है ऊर्जा संरक्षण के नियम के रूप में जाना जाता है। द्वितीय नियम को कहेंगे तो ऊष्मा का संपूर्ण रूप से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन असंभव है। कंप्लीट ऊष्मा ऊर्जा का संपूर्ण रूप से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन असंभव है। और यदि बाह्य स्रोत की अनुपस्थिति में ऊष्मा कम ताप की वस्तु से अधिक ताप की वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती है, ध्यान रखिएगा। यानी ऊष्मा हमेशा अधिक ताप की वस्तु से कम ताप की वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। जब तक कि उस पर कोई बाह्य स्रोत आरोपित न कर दिया जाए तब तक ये कंडीशन कम ताप की वस्तु से अधिक ताप की वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं होगी। तृतीय नियम की बात करेंगे तो किसी पदार्थ या निकाय के तापमान को परम शून्य तक नहीं घटाया जा सकता है। किसी भी पदार्थ या निकाय का जो तापमान होगा उसे हम लोग परम शून्य ताप पर नहीं घटा सकते हैं। ऊष्मागतिकी के नियम के अनुसार प्रक्रम जो होते हैं वो 4 हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है
कि ऊष्मागतिकी नियम के अनुसार समतापी प्रक्रम में हम लोग क्या देखते हैं कि जब किसी निकाय में परिवर्तन इस प्रकार की हो, परिवर्तन के दौरान जो निकाय का तापमान है वो क्या हो जाए, वह स्थिर रहे। उसी प्रकार समदाबी प्रक्रम के दौरान जब वैसा प्रक्रम है कि निकाय का दाब पूरी प्रक्रिया के दौरान वो स्थिर रहे, तो समदाबी प्रक्रम होगा। समआयतनिक प्रक्रम में आयतन जो होगा वो स्थिर होता है। और रुद्धोष्म परिवर्तन की जब बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि न तो बाहर से ऊष्मा ले और न ही बाहर को ऊष्मा दे, न ही बाहर से ऊष्मा ले और न ही बाहर को ऊष्मा दे। तो यह परिवर्तन जो है यह रुद्धोष्म प्रक्रम का उदाहरण हो जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि हम लोग समझें तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये इसका जब अचानक प्रसार होता है तो ये आपका ड्राई आइस में परिवर्तित हो जाता है, ड्राई आइस या शुष्क बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। यह रुद्धोष्म प्रक्रम का आपका उदाहरण हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हम लोग ध्यान रखेंगे कि वह निकाय जो ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं कर सकता है वह विलग निकाय के रूप में परिभाषित होता है, यह ध्यान रखिएगा। वह एक अलग या विलग निकाय के रूप में परिभाषित होता है। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करेंगे, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा जो होती है वह सबसे कम होती है और गैसों की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वह सबसे ज्यादा होती है, ये ध्यान रखना है। ठोस की विशिष्ट ऊष्मा सबसे कम होती है और गैसों की जो विशिष्ट स्पेसिफिक हीट होती है वो सबसे ज्यादा होती है। पदार्थ की बात करेंगे तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी प्रति ग्राम होती है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके अतिरिक्त बर्फ, अल्कोहल, तारपीन का तेल और बालू आदि आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब बात करेंगे विशिष्ट ऊष्मा क्या है, तो किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होगी उसे उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट कहते हैं। अब जहां हम लोग देखें तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, Q/m इंटू टी, ताप में वृद्धि है, ये डेल्टा टी आपका ताप में वृद्धि है। एस विशिष्ट ऊष्मा, Q दी गई ऊष्मा, m पदार्थ का द्रव्यमान और डेल्टा टी आपका क्या हो गया, ताप में वृद्धि। मात्रक क्या है, तो कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस इसका मात्रक होता है, या इसे हम लोग किलो कैलोरी प्रति किग्रा डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं, या जूल प्रति किग्रा डिग्री सेल्सियस भी इसे कहा जाता है। अब न्यूटन के शीतलन के नियम की बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि किसी वस्तु में विकिरण द्वारा जो ऊष्मा ह्रास की दर होती है उस वस्तु और वातावरण के ताप के अंतर के वह अनुक्रमानुपाती होती है, ये ध्यान रखिएगा। वस्तु और वातावरण के ताप के अंतर के अनुक्रमानुपाती है, यह न्यूटन का शीतलन नियम कहता है। अब ऊष्मा का चालक क्या है, तो जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण हो सकता है उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं, ध्यान रखें, ऊष्मा का चालक कहते हैं। जैसे सभी प्रकार की धातुएं क्या है, ऊष्मा की चालक हैं। वहीं ऊष्मा का कुचालक करेंगे तो उस जिस पदार्थों में या जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण नहीं हो सकता है उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। जैसे लकड़ी, कांच, वायु या कपड़ा, इन सभी में हम लोग क्या देखते हैं, ऊष्मा कुचालक है, ऊष्मा का संचरण नहीं होता है। वहीं ऊष्मा रोधी पदार्थ होता है, और जिन पदार्थों में ऊष्मा का एकदम से मतलब संचरण नहीं होता है, जैसे हम लोग एकदम में पढ़ नहीं सकते हैं तो अनपढ़ कहा जाता है, तो उसी प्रकार से जिसमें ऊष्मा का संचरण बिल्कुल संभव नहीं है उसे ऊष्मारोधी पदार्थ कहेंगे। जैसे एवोनाइट और एस्बेस्टस, इसमें ऊष्मा का एक रत्ती भर भी संचरण नहीं होता है। उत्सर्जन क्षमता की बात करेंगे तो किसी एक तल के प्रति एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में उत्सर्जित कुल विकिरण ऊर्जा की मात्रा को उस वस्तु की हम लोग या उस तल की उत्सर्जन क्षमता कहते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा किरचॉफ का नियम कि किरचॉफ बोल करके गए थे कि ऊष्मा के अच्छे अवशोषक ही, जो अच्छा अवशोषण कर सकता है वही ऊष्मा का अच्छा उत्सर्जक होता है, ये ध्यान रखिए। किरचॉफ ने ये कह के ये सिद्धांत अपना दिया था किरचॉफ नियम के अनुसार। और स्टीफन के नियम की बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि किसी भी कृष्ण पिंड, ब्लैक बॉडी है या निकाय है, तो एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाली विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है। E is directly proportional to T4, E is directly proportional to T4। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि E जो है स्टीफन नियतांक और T4 इसका होता है, चलिए स्टीफन का नियतांक इसे हम लोग कहते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा
कि स्टीफन के नियम पर ही पूर्ण ताप उत्ताप मापी, पूर्ण ताप उत्ताप मापी, जिसे हम लोग पायरोमीटर भी कहते हैं, जिसे हम लोग पायरोमीटर भी कहते हैं, पायरोमीटर भी कहते हैं, उसका निर्माण किया जाता है। और इस थर्मामीटर के माध्यम से 800 डिग्री सेल्सियस ऊंचे, 800 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान हो तो उसका जो तापमान है उस सतह का तापमान हम लोग माप सकते हैं, क्योंकि ध्यान रखिएगा 800 डिग्री सेल्सियस के पश्चात कोई भी सतह जो होगी वो रेडिएशन उत्पन्न कर सकती है, और ये पूर्ण ताप उत्ताप मापी या पायरोमीटर के द्वारा हम लोग स्टीफन के नियम के द्वारा ही इसका निर्माण करते हैं। अब बात करेंगे अवशोषण क्षमता की, तो किसी तल के द्वारा किसी विशेष समय में अवशोषित विकिरण ऊर्जा की मात्रा को उसी समय में उस पर आपतित कुल विकिरण ऊर्जा की मात्रा का अनुपात क्या कहलाएगा? अवशोषण क्षमता कहलाएगा। यानी जितना अवशोषित कर रहा है, कुल विकिरण ऊर्जा की मात्रा जितना उस पर पड़ रही है और उस मात्रा का कितना अवशोषित कर रहा है, उसे उस बॉडी की या उस पिंड की अवशोषण क्षमता कहते हैं। आप कितना खाना खा सकते हैं, आपके सामने एक थाली रखा हुआ है, उसमें से आप कितना खाना खा सकते हैं ये ध्यान रखिएगा, उसी पर ये आपको का आधारित है। जितना छोड़िएगा वो निकल जाएगा, जितना छोड़ना है वो यहाँ से निकल जाएगा। तो कुल विकिरण ऊर्जा की मात्रा का अनुपात, यानी जितना आपकी थाली में बचा, जितना आप लोग खा लिए, तो उसी का अनुपात क्या हो जाएगा? हमारा अवशोषण क्षमता हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि काली और खुरदरी सतह ऊष्मा के सबसे अच्छे अवशोषक और उत्सर्जक माने जाते हैं। काली और खुरदरी सतह, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि गर्मी के समय में काला रंग का चीज नहीं पहनना चाहिए, इससे ऊष्मा क्या होगी? और ज्यादा अंदर अवशोषित होगी और हमें गर्मी अत्यधिक मात्रा में लगेगी। वहीं चमकदार और चिकनी श्वेत सतह जो होती है ऊष्मा की सबसे कम अवशोषण करती है और उत्सर्जन करती है। ध्यान रखिएगा अभी ठंड का मौसम है, इसीलिए मैं ब्लैक शर्ट क्या टी शर्ट कर लीजिए या स्वेट शर्ट कर लीजिए, मैं पहन करके ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये ध्यान रखिएगा, काली से पहनने से काले कपड़े पहनने से ऊष्मा अंदर ही हमारे अंदर रहती है, जिसके कारण गर्मी में भी ठंड का एहसास होता है। आदर्श कृष्णपिंड की बात करेंगे तो ये पूर्ण अवशोषक होने के कारण पूर्ण उत्सर्जक भी होते हैं। ये काला पिंड, ब्लैक बॉल, अगर आप किसी को कलर कर दीजिए तो वो ऊष्मा का पूर्ण अवशोषण भी करता है और पूर्ण उत्सर्जन भी करता है। गलनांक की बात करेंगे तो वह निश्चित ताप जिस पर ठोस द्रव के रूप में परिवर्तित होता है। बाष्पन की बात करेंगे तो किसी द्रव का बाष्प में रूपांतरित होना, जिस तापमान पर कोई द्रव बाष्पित हो जाती है या बाष्प के रूप में रूपांतरित होती है तो उसे बाष्पन बिंदु कहेंगे। द्रवनांक या संघनन की बात करेंगे तो किसी निश्चित ताप पर गैस का द्रव में रूपांतरित होना ही द्रवनांक या संघनन कहलाता है। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करेंगे गुप्त ऊष्मा की परिभाषा क्या है, या इसे लैटेंट हीट के रूप में भी जानते हैं। तो वह ऊष्मा जो केवल पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती है, लेकिन उससे पदार्थ के तापमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसे हम लोग उस पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, केवल पदार्थ के अवस्था परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती है और उससे पदार्थ के तापमान पर न घटेगी न बढ़ेगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गुप्त ऊष्मा के प्रकार कितने होते हैं? तो दो प्रकार होता है, ध्यान रखना है। गलन की गुप्त ऊष्मा और ऊष्मा का वह मान जो ठोस बर्फ को जल में बदलने के लिए आवश्यक हो, उसे गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसका मान कितना होता है? तो 80 जूल प्रति किग्रा इसका मान होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बाष्पन की गुप्त ऊष्मा किसे कहेंगे? तो नियत ताप पर द्रव के एकांक द्रव्यमान को वाष्प में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम लोग बाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। और इसका मान होता है 536 से 540 जूल प्रति किग्रा इसका मान होता है। गुप्त ऊष्मा की बात करेंगे तो गलन की गुप्त ऊष्मा, बाष्पन की गुप्त ऊष्मा और नियत ताप पर अवस्था परिवर्तन हेतु आवश्यक ऊष्मा को हम लोग गुप्त ऊष्मा के रूप में कहते हैं। त्रिक बिंदु क्या है? तो गलन वक्र, उदर्वपातन वक्र और वाष्पन चक्र का मिलान बिंदु त्रिक चक्र कहलाता है। क्रांतिक ताप क्या है? तो किसी पदार्थ का क्रांतिक ताप वह ताप है जिससे के ऊपर पदार्थ को केवल दाब डालकर ही द्रवित किया जा सकता है। यह ध्यान रखिएगा कि क्रांतिक ताप के पश्चात उसके ऊपर पदार्थ को केवल दाब डाल करके ही द्रवित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं होगा। तापमान बढ़ाने से वह पदार्थ जो होगा द्रवित नहीं होगा।
आर्द्रता क्या है? तो वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हम लोग पहले ही बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा और जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा को देख चुके हैं। 80 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम और 536 से 540 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। अपेक्षिक आर्द्रता की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, किसी ताप पर वायु के किसी आयतन में किसी ताप पर वायु के किसी आयतन में और ज्यादा जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता उसकी अपेक्षिक आर्द्रता कही जाती है। तो ध्यान रखना है, जलवाष्प की मात्रा बटा उसी ताप पर उसी आयतन की वायु को संतृप्त करने के लिए आवश्यक जलवाष्प की मात्रा गुना 100 उस वायु की उस ताप पर अपेक्षिक आर्द्रता कही जाएगी। गैस तापमापी, यहाँ पर तापमापियों का ध्यान रखिएगा। गैस तापमापी में हम लोग हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं। डॉक्टरी तापमापी में ज्वरमापी के रूप में हम लोग क्या बोलते हैं इसे, पारा का उपयोग करते हैं। ताप युग्म तापमापी में हम लोग और ये आधारित किस पे है, ताप युग्म तापमापी ये आपका सीबेक प्रभाव पर आधारित होता है। तो ये कुछ गैस तापमापियों के प्रकार हैं, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे और किसका किसका उपयोग होता है। तो आज का सेशन तरंग और ऊष्मा पर मैं यही समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आज के इस सेशन से आप लोग को उपयोगी और लाभदायक जानकारी प्राप्त हुई होगी। यदि सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू।